गुड मॉर्निंग बच्चों मैं आदर्श अग्रवाल आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का अपनी बेटी के यूट्यूब के चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों आज का वीडियो मेरा थर्मोडायनामिक्स का पहला वीडियो है और आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो बच्चों मैं ज्यादा बातें न करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताएंगे। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। बच्चों आज का वीडियो हमारा जो है थर्मोडायनेमिक्स का पहला वीडियो है और आज के वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिए थर्मल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम और फिर उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम और फिर लास्ट में हम देखेंगे जीरोथ लॉ ऑफ, जीरोथ लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों, ये तीन चीज आज के वीडियो में हम सीखेंगे। तो बच्चों थर्मोडायनेमिक्स को बहुत ही जो है सिस्टम से पढ़ना पड़ेगा और जो है तभी हम इसके लास्ट न्यूमेरिकल तक पहुंच पाएंगे। तो बच्चों देखिए थर्मोडायनेमिक्स में बच्चों हम पढ़ते हैं गैस के बारे में, गैसेस के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, गैसेस के बारे में हम पढ़ते हैं और बच्चों गैस जो है वैसे तो हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में जो है फैली हुई है, लेकिन यहां पर हम उस गैस के बारे में पढ़ेंगे जिसको हमने एक चैम्बर में, एक सिलेंडर में, एक कंटेनर में जो है पैक कर रखा है। ठीक है, तो क्या होता है कि वो गैस जो हमारी एक चैम्बर में क्लोज्ड है, जैसे कि सपोज करिए हमारे पास इस तरीके से जो है हमारे पास एक चैम्बर है और ये देखिए क्या है, इसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है, इस तरीके से एक पिस्टन लगा हुआ है और इसके अंदर जो है बच्चों हमारे पास क्या हुआ कि इस तरीके से हमारा जो है गैस इसके अंदर पूरी तरीके से भरी हुई है। ये तो हुई हमारी एक बात। ठीक है, अब दूसरा एक और हमारी क्लोज बाउंड्री ऑफ गैस मिलता है, वो देखिए कुछ इस तरीके से होता है कि ये हमारा है एक क्लोज बाउंड्री है जिसके अंदर हमारी गैस भरी हुई है इस तरीके से और ये हमारी यहाँ पे ऐसे 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 यहाँ पर गैस भरी हुई है। ठीक है, ये भी बच्चों एक हमारा क्लोज चैम्बर है और ये भी बच्चों हमारा एक क्लोज चैम्बर है। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर ये है कि इसमें हम पिस्टन को ऊपर नीचे कर करके इसका वॉल्यूम बदल सकते हैं, इसका प्रेशर बदल सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारा टेम्परेचर भी बदल जाता है। इसमें क्या होता है कि इसका वॉल्यूम फिक्स है, इसका प्रेशर फिक्स है, टेम्परेचर वेरी हो सकता है अगर हीट अंदर से बाहर जाती है। ठीक है, तो बच्चों इस दो तरीके के जो है क्लोज चैम्बर में हम जो है गैस की स्टडी करेंगे। ठीक है, अब बच्चों ये जो क्लोज चैम्बर होता है बच्चों ये हमारा कहलाता है सिस्टम। ये एक सिस्टम है बच्चों गैस का, ये एक हमारा है सिस्टम और ये दूसरा सिस्टम है, ये भी सिस्टम कहलाएगा और ये भी सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, अब बच्चों इस क्लोज चैम्बर के बाहर के पोर्शन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं सराउंडिंग्स। ठीक है, हम कहते हैं सराउंडिंग्स। ठीक है, इसके भी चारों तरफ कोई ना कोई सराउंडिंग होगी, इसके भी चारों तरफ कोई ना कोई सराउंडिंग होगी। ठीक है बच्चों, यहां पर आ गया। अब बच्चों ये तो हो गई बात सिस्टम और सराउंडिंग की। अब बच्चों चलते हैं गैस के अंदर। गैस में क्या होता है, गैस में दो तरीके की हमारी जो है प्रॉपर्टीज होती है, उनको देखना पड़ेगा। एक तो होता है हमारा मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, ये सब नोट करते चलिएगा, आपके काम आएगा। और दूसरी होती है बच्चों माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब दोनों के अंतर को आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज बच्चों इसमें क्या होता है, जैसे ये हमारा गैस का चैम्बर है वो है, इसमें इसका कुछ प्रेशर होगा, हम इसको फील कर सकते हैं, वॉल्यूम होगा हम इसको मेजर कर सकते हैं,
टेम्परेचर होगा हम इसको मेजर कर सकते हैं, कुछ इसका वेट होगा जिससे हम इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। बच्चों ये हमारा आता है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, जो हम देख करके भी बता सकते हैं, मेजर करके बता सकते हैं। ठीक है, जैसे सिलेंडर में हमारा गैस पैक है तो उसका कुछ एक सर्टेन वॉल्यूम होगा, वो वॉल्यूम हो गया गैस का, प्रेशर होगा वो प्रेशर हो गया, टेम्परेचर मेजर कर लिया टेम्परेचर हो गया, नंबर ऑफ मोल्स उसके जो है वजन से, और गैस देख लेंगे कौन सा है उसके मोलर मास से डिवाइड करके हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। तो ये क्या है, हमारी वो चीजें हैं जो हम साधारणतया देख सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक चीजें वो होती हैं जो हमको दिखाई नहीं देती लेकिन इफेक्ट बहुत डालती है गैस के नेचर पे, उसकी प्रॉपर्टीज पे बहुत इफेक्ट डालती है, वो चीज हमारी कहलाती है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। और बच्चों इसमें हमको जाना पड़ता है गैस के एटम के लेवल पे और मॉलिक्यूल के लेवल पे। ठीक है, एटम और मॉलिक्यूल के लेवल पे हमको जाना पड़ता है। ठीक है, क्या साइज है, गैस हमारी डाई एटॉमिक है, मोनोएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक है, ठीक है, वो देखना पड़ता है। और गैस का जो है हमारा जो मॉलिक्यूल है उसका साइज क्या है वो भी देखना पड़ता है, उसकी स्पीड क्या है कंटेनर के अंदर, जैसे गैस होता है ना वो इधर उधर जिग 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 चलता रहता है, तो वो किस स्पीड से हमारा चल रहा है, वो सारी एनालिसिस हमको इसमें करनी पड़ती है। और वो आता है बच्चों हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। ठीक है, ये होता है मैक्रोस्कोपिक, ये होता है माइक्रोस्कोपिक। और बच्चों हम थर्मोडायनामिक्स में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के बारे में, ये किस तरीके से हमारी बदलती है। और इसमें बच्चों एक चीज और आती है हीट जो है हमारा जो है किस तरीके से इसके अंदर गैस के अंदर कितना हीट है प्रेजेंटली, कितनी हीट इससे हम निकाल सकते हैं, कितनी हीट इसको दे सकते हैं, ये भी हमारा मैक्रोस्कोपिक में आता है। ठीक, ये हमारे पास इस तरीके से हो गया। और इसमें एक चीज और आता है, किया गया वर्क, गैस के द्वारा किया गया वर्क और गैस के ऊपर किया गया वर्क। ठीक है, ये हमारा टोटल आता है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में, जिसको हम पढ़ते हैं। अब बच्चों कुछ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जिसके ऊपर माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज का फर्क पड़ता है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज का फर्क पड़ता है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज पे। वो होती है जैसे हमारी क्यू हीट, ठीक है, इस पे फर्क पड़ता है और वर्क पे फर्क पड़ता है, और जिस पे फर्क पड़ता है वो मैं आपको धीरे धीरे बताता चलूंगा। अब फिलहाल यहां पर आकर के बात करते हैं हम आगे की। ठीक है बच्चों, अब चलिए बच्चों ये देखिए कि हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर हमारा जो है गैस जो है वो हमारा पूरी तरीके से पैक है। ठीक, और उसके चारों तरफ एक सराउंडिंग है, वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो चलिए अब बात करते हैं बच्चों, सबसे पहली बात की जो हमने यहाँ पे ऊपर में हेडिंग में डाल रखी है वो है हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, वो है हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम, उसकी करते हैं बात। तो देख लीजिए यहां पर क्या होता है, when there is no exchange of heat from surroundings, ठीक है, from surroundings or any other system then system is said to be in thermal equilibrium। ठीक, मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक गैस का सिस्टम है और उस सिस्टम से जो है हमारा हीट का एक्सचेंज अड़ोस पड़ोस नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम कहेंगे कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है हमारा जो है सिस्टम, और हीट का एक्सचेंज होने की प्रक्रिया में क्या होता है कि टेम्परेचर हमारा सिस्टम का बदल जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर हमारा सिस्टम का बदल जाएगा। अब बच्चों यहां पर हमारे पास दो चीजें हैं, दोनों को आप देख लीजिए। जैसे कि ये हमारा एक क्लोज चैम्बर है और इसके अंदर हमारी गैस भरी हुई है। ठीक है, गैस भरी हुई है
और ये एक बच्चों हमारे पास एक दूसरा चैम्बर है और इसमें हमारी गैस भरी हुई है। इस तरीके से इस चैम्बर की थोड़ी सी स्पेशलिटी है, उस स्पेशलिटी को आप देख लीजिएगा। ये भी एक चैम्बर है, ये भी एक चैम्बर है, इसमें भी गैस है, इसमें भी गैस है। और बच्चों क्या हो रहा है जरा इसको देखिएगा, ठीक है, इस चीज को आप देखिएगा। इसमें अंतर क्या है सबसे पहले हम आपको बताते हैं। ये देखिए इसके चारों तरफ हमारी जो है, जो चैम्बर के चारों तरफ की बाउंड्री है, ये बच्चों हमारी क्या है, नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। ये हमारी क्या है, नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। और ये कंडक्टिंग है, तो क्या हुआ, ये कंडक्टिंग बाउंड्री है इसकी, कंडक्टिंग बाउंड्री, ठीक है। और ये हमारी जो है नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री है, नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, सपोज करिए यहां पर सपोज करिए कि इसके अंदर का टेम्परेचर T1 है और बाहर का टेम्परेचर T0 है, ठीक है। और इसके अंदर का टेम्परेचर जो है T2 है और बाहर का टेम्परेचर हमारा T0 है, ऐसा हमको दे रखा है। यहां पर क्या है कि T1 जो है वो क्या है कि T1 जो है और T0 हमारा बराबर नहीं है, और यहां पर भी T2 और T0 हमारा बराबर नहीं है, ठीक है। ये हमको कंडीशन दे रखा, हो सकता है T1 कम हो सकता है T1 ज्यादा हो सकता है यहां पर जो है T2 T0 से कम हो सकता है T2 T0 से ज्यादा हो, ठीक है। बच्चों ये कंडक्टिंग बाउंड्री वाले वेसल में रखा है और ये हमारा नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री के वेसल में रखा है। बच्चों इसको हम कहते हैं डायाथर्मिक, ठीक है, डायाथर्मिक बाउंड्री, ठीक है, इसको बोलते हैं डायाथर्मिक बाउंड्री। और बच्चों ये हमारा कहलाता है एडियाबैटिक, एडियाबैटिक बाउंड्री, ठीक। एडियाबैटिक का मतलब होता है कि हमारा हीट का एक्सचेंज जो है नहीं हो पाएगा। इसमें क्या होता है कि कंडक्टिंग होता है, इसको डायाथर्मिक बाउंड्री कहते हैं, इसमें हीट का एक्सचेंज हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर पहली वाली कंडीशन में हम देखते हैं, अगर हमारा T1 जो है ग्रेटर देन T0 है तो क्या होगा कि अंदर से हीट निकल करके बाहर जाएगी। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि दोनों हमारे टेम्परेचर बराबर हो जाएंगे, और जब टेम्परेचर बराबर हो जाएंगे तो हमारा सिस्टम में फिर क्या होगा, उसके बाद हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा, क्योंकि जब टेम्परेचर अंदर और बाहर का बराबर हो जाएगा तो हीट का फ्लो बंद हो जाएगा, और जब हीट का फ्लो हमारा बंद हो जाएगा तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। मतलब अब हमारा जो है हीट का एक्सचेंज जो है बंद हो गया, ठीक है। सपोज करिए थोड़ी देर बाद इसका टेम्परेचर हो जाता है T0 के बराबर और ये T0 के बराबर है, तो अब हमारा जो है थर्मल इक्विलिब्रियम इसमें स्टेब्लिश हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरे केस में क्या होता है कि सपोज करिए कि T0 है वो हमारा लेस देन T0 है, T1 जो है वो लेस देन T0 है। तो क्या होगा कि अब हीट बाहर से अंदर आएगी, और फिर सराउंडिंग और सिस्टम का टेम्परेचर हमारा बराबर हो जाएगा, फिर यहाँ थर्मल इक्विलिब्रियम बन जाएगा, ठीक है, फिर हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम बन जाएगा, ठीक है। और यदि T1 हमारा ज्यादा है तो हीट अंदर से बाहर जाएगी, फिर हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम बन जाएगा। मतलब क्या हुआ, जब तक दोनों का टेम्परेचर हमारा बराबर नहीं होता तब तक हीट का फ्लो होता रहेगा, क्योंकि ये कंडक्टिंग बाउंड्री है, हीट अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आ सकती है, और हमारा थोड़ी देर बाद यहाँ पर हमारा जो है थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। इसका मतलब यहां से एक बात ये निकल के आती है कि अगर हमारा किसी सिस्टम में थर्मल इक्विलिब्रियम है तो वहां पर सिस्टम और सराउंडिंग की टेम्परेचर बराबर होगा, ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर बराबर होगा। यहां से हमारी ये बात निकल के आती है, ठीक है। ये हमारा हुआ एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन एक बच्चों हमारी और है, और वो ये है कि हमारा जो है एडियाबैटिक बाउंड्री के अंदर एक गैस भरा हुआ है। अब बच्चों क्या हुआ कि इसका टेम्परेचर हमारा T2 है, ये T0 है, ये T2 जो है T0 के बराबर नहीं है। हो सकता है कि T2 हमारा T0 से बड़ा हो, और ये भी हो सकता है कि T2 हमारा T0 से छोटा हो, लेकिन चूंकि हमारा ये बाउंड्री हमारी एडियाबैटिक है तो यहां पर हीट का एक्सचेंज हो ही नहीं सकता। तो बच्चों ये भी हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा,
क्यों कहलाएगा? क्योंकि हमारा डेफिनेशन है कि देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट फ्रॉम सराउंडिंग्स और एनी अदर सिस्टम। इसमें बात बताएंगे। देखिए पहले सराउंडिंग्स वाली बात करें। देखिए इसमें टेम्परेचर बराबर होने के बाद हमारा सिस्टम से जो है हीट एक्सचेंज बंद हो गया, तब ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आया। अब बच्चों इसमें क्या है कि हमारा सिस्टम से एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारा जो है बाउंड्री ऐसी है जो कि हीट आना जाना ही नहीं देती, तो भी ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है। हमारा डिफिनीशन ये है कि हीट का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, और इसमें एक्सचेंज इसलिए नहीं होता क्योंकि बाउंड्री हमारे पास एडियाबैटिक है, और इसमें हमारा एक्सचेंज इसलिए नहीं होता क्योंकि थोड़ी देर बाद हमारा जो है टेम्परेचर बराबर हो जाता है। तो बच्चों यहां से एक कंक्लूजन निकलता है कि अगर हमारे पास अलग अलग टेम्परेचर का जो है सिस्टम और सराउंडिंग है, तो भी अगर बाउंड्री एडियाबैटिक है तो हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, उस कंडीशन में भी थर्मल इक्विलिब्रियम होता है। और यदि हमारे पास कंडक्टिंग बाउंड्री है तो थोड़ी देर बाद थर्मल इक्विलिब्रियम अपने आप स्टेब्लिश हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अलग अलग टेम्परेचर पे भी हमारा सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में रह सकता है। ये हमारा कंक्लूजन यहां से निकलता है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है हीट का एक्सचेंज ना हो। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं है कि हमारा जो है टेम्परेचर इक्वल हो। अगर हमारे सिस्टम ऐसा है कि वहां पर जो है टेम्परेचर अलग अलग है, फिर भी किसी कारण से हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो हमारा सिस्टम कहलाएगा पूरी तरीके से थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा हीट का एक्सचेंज था सिस्टम से सराउंडिंग में। किससे? सिस्टम से सराउंडिंग में। यहां पर एक सिस्टम है, एक सराउंडिंग है। अब बच्चों यहां पर एक कंडीशन और बनती है, वो ये बनती है बच्चों कि हमारा जो है सिस्टम टू सिस्टम और सिस्टम टू सराउंडिंग भी हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम होता है। किस तरीके से होता है वो चीज आप देख लीजिए। सपोज करिए कि हमारे पास कुछ इस तरीके का एक अरेंजमेंट है। ठीक है, कुछ इस तरीके का एक अरेंजमेंट है। ठीक है, देखिए कितना प्यारा अरेंजमेंट है। यहां पर ये हमारा एक अरेंजमेंट है इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से एक अरेंजमेंट है, और ये जो है बाउंड्री बच्चों, इसमें एक सिस्टम यहां पे ए है, एक सिस्टम यहां पे बी है। यहां पर देखिए ए वाले गैस भरी हुई है ए वाले चैम्बर में, और यहां पर बी वाले चैम्बर में भी गैस भरी हुई है। अब बच्चों देखिए यहां पर क्या होता है कि ये पूरी बाउंड्री हमारी एडियाबैटिक है। ठीक है, ये पूरी बाउंड्री हमारी एडियाबैटिक है यहां पर। ठीक, यहां पर ऐसा एडियाबैटिक है और ये भी एडियाबैटिक है। ठीक है, ये देखिए। अब देखिए इसका टेम्परेचर बच्चों है हमारा T1, इसका टेम्परेचर है T2। ठीक है, अंदर लिख देता हूं ज्यादा सही रहेगा। इसका टेम्परेचर है T1 और इसका टेम्परेचर है T2, और बाहर सराउंडिंग्स का टेम्परेचर है T0। और हमको क्या दे रखा है? T1 इज नॉट इक्वल टू T2 और इज नॉट इक्वल टू T0, ये हमको दे रखा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि चूंकि बाउंड्री हमारी जो है एडियाबैटिक है, मतलब क्या हुआ, ए सिस्टम हुआ और ये सराउंडिंग हुआ, तो क्या हुआ कि ए वाले सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में कोई हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा। दूसरी चीज, बी एक सिस्टम हुआ और ये सराउंडिंग हुआ, यानी सिस्टम बी से सराउंडिंग के बीच में कोई हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे पास जो है यहां पर जो है एडियाबैटिक है। अब देखिए बी एक सिस्टम है और ए भी एक सिस्टम है। ये एक सिस्टम ए हुआ, ये एक सिस्टम बी हुआ, और क्या हुआ, इन दोनों के बीच में भी जो सेपरेशन है वो भी एडियाबैटिक है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि ए और बी में भी हमारा हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सिस्टम टू सिस्टम भी हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा और सिस्टम टू सराउंडिंग भी एक्सचेंज नहीं हो रहा। तो ये पूरा का पूरा जो है अरेंजमेंट हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गया। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गया। अब बच्चों हम क्या करते हैं कि इसको उठा करके बीच में जो है यहां पर हम क्या करते हैं, ये एडियाबैटिक सेपरेशन हम हटा देते हैं। ठीक है, एडियाबैटिक सेपरेशन हम हटा देते हैं और यहां पर एक कंडक्टिंग सेपरेशन लगा देते हैं। ऐसा हमने किया। ठीक है, और हमारा जो था T1, T2 और T0 तीनों अलग अलग टेम्परेचर थे। लेकिन अब देखिए क्या हुआ। अब मजेदार बात ये हुई कि अब हमारा हीट का फ्लो या तो ए से बी में होगा या बी से ए में होगा, डिपेंड करता है कि इसका टेम्परेचर ज्यादा है। ठीक है, और लेकिन जो है
लेकिन जो है हमारा दोनों सिस्टम से हीट बाहर नहीं जा पाएगी। तो यहां पर क्या होता है, ठीक है, देखिए यहां पर क्या होता है कि थर्मल इक्विलिब्रियम ठीक है, कहां कहां पे है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में है, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में तो है, ठीक है, लेकिन सिस्टम के बीच में नहीं है, सिस्टम एंड सिस्टम के बीच में नहीं है, ठीक है। सिस्टम ए और सिस्टम बी के बीच में हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं है, क्योंकि इसके बीच में हमारा जो हीट का एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन सराउंडिंग से दोनों का नहीं हो रहा है। और हमारा डिफिनेशन कहता है कि हीट एक्सचेंज नहीं होना चाहिए सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में। तो ये बच्चों हमारा हो गया थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का सिंपल सा मतलब है कि हीट का एक्सचेंज ना हो। अगर टेम्परेचर इक्वल है तो हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, और यदि टेम्परेचर इक्वल नहीं है और बाउंड्री हमारी ऐसी है कि वहां से हीट आ जा नहीं सकती, तो भी हमारा सिस्टम कहलाएगा थर्मल इक्विलिब्रियम में। ये बच्चों इसकी पूरी कहानी होती है। कुछ लोग ये बताते हैं कि जब इक्वल टेम्परेचर होता है तब थर्मल इक्विलिब्रियम होता है। ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग टेम्परेचर पे दो अलग अलग बॉडी, दो अलग अलग सिस्टम हो, लेकिन उनके बीच हीट का एक्सचेंज अगर नहीं हो पाता तो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पहला पार्ट जो है यहाँ पे आकर कंप्लीट हो गया, जिसमें मैंने आपको बताया कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है बच्चों, अब आता है बच्चों दूसरा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है बच्चों थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। और बच्चों ये कुछ नहीं है, इसमें ज्यादा हमें कुछ आपको समझाना नहीं है, ठीक है, उसको आप समझ लीजिए कि क्या होता है कि थर्मोडायनामिक वेरिएबल क्या होते हैं, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स और हीट। इतनी चीज हमारी थर्मोडायनामिक वेरिएबल में आती है। ठीक है, और कोई सिस्टम हमारे पास ऐसा हो कि जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल और हीट कोई भी चेंज ना हो। ठीक है, चेंज ना हो विद टाइम के साथ ना चेंज हो, सराउंडिंग के साथ ना चेंज हो, किसी भी तरीके से ना चेंज हो, तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम ये हमारे पास आता है। ये टर्म जब मैं लास्ट में आकर के न्यूमेरिकल कराऊंगा एक दो वीडियो के बाद, तब ये यूज होगा। इसमें ज्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है, अगर हमारा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स और हीट चेंज नहीं होती है किसी सिस्टम की, तो उस सिस्टम को हम बोलेंगे कि वो हमारा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है बच्चों, तो ये बात हमारी पूरी हो गई थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की और थर्मल इक्विलिब्रियम की। अब बच्चों आते हैं लास्ट पॉइंट पे, और वो हमारा है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। बच्चों ये सबसे इजी लॉ है और इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन इसको समझने के लिए हमारा ये दोनों चीज बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, वो ये क्या कहा जाता है कि सपोज करिए कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास दो सिस्टम है। ठीक है, हमारे पास दो सिस्टम है, और जो है वो सिस्टम क्या है, वो अलग अलग थर्मोडायनेमिक स्टेट में है। ठीक है, ये देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सिस्टम है ए, दूसरा सिस्टम है बी। ठीक है, और वो कुछ इस तरीके से है, वो इस टाइप के एक चैम्बर में क्लोज है। दोनों चैम्बर में हमारी अलग अलग गैस है, दोनों का अलग अलग टेम्परेचर है, दोनों का अलग अलग जो है प्रेशर है, दोनों का अलग अलग नंबर ऑफ मोल है, दोनों का अलग अलग हीट है, ए और बी का। ठीक है, ये हो गया। देखिए इसके अंदर गैस है, ये एक अलग टाइप की गैस है। ठीक है, और ये हमारी एक अलग टाइप की गैस है, ये देखिए अलग टाइप की गैस है। दोनों की गैस में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये इस तरीके से गैस है और ये हमारी इस तरीके से गैस है। ठीक है, अब ये देखिए एटमॉस्फेयर से यानी सराउंडिंग से एडियाबैटिक है, मतलब इससे हमारा कोई नहीं है, मतलब इसकी क्या हुई कि इसकी सराउंडिंग से एडियाबैटिक हमारी क्या है, बाउंड्री है इसकी। ठीक है,
एडियाबैटिक बाउंड्री है, तो कोई भी हमारा हीट का एक्सचेंज इनका आपस में भी नहीं हो रहा है, और क्या है इसका जो है सराउंडिंग से भी नहीं हो रहा है, ये इस साइड से, ठीक है। लेकिन बच्चों ये हमारी एक बाउंड्री ऐसी है यहां पर जो कि हमारी डाईथर्मिक है, ये बाउंड्री हमारी डायाथर्मिक बाउंड्री है, ठीक है। यानी कि ये हमारी क्या है, कंडक्टिंग बाउंड्री है। क्या है, कंडक्टिंग बाउंड्री, ये हमारे पास है, ठीक है। अब देखिए क्या होता, ये एक सिस्टम है, ये दूसरा सिस्टम है, ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, इसके बीच में हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम है क्योंकि हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, हीट का एक्सचेंज यहां से नहीं हो रहा। अब क्या होता है कि यहां पर हम जो है एक तीसरा सिस्टम इसके ऊपर ऐसे रख देते हैं, और ये सिस्टम है बच्चों हमारा सी, ठीक है, ये सिस्टम है हमारा सी, ठीक है। इसके अंदर भी हमारे पास गैस है, ये एक तीसरी टाइप की गैस है, ठीक है, ये तीसरी टाइप की गैस है, ये गैस के बड़े बड़े ऐसे मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास हो गई गैस, ठीक। अब देखिए क्या हुआ, टेम्परेचर ए का टीए है, टेम्परेचर बी का टीबी है, टेम्परेचर सी का जो है टीसी है। तीनों टेम्परेचर स्टार्टिंग में क्या हुए कि हमारे पास हो गए अलग अलग है, टीए इज नॉट इक्वल टू टीबी इज नॉट इक्वल टू टीसी, ये हमको इनिशियली दे रखा है। अब इसकी पूरी कंडीशन हम देखेंगे, यहां पर हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, इसका टेम्परेचर इक्वल है, सॉरी इसका टेम्परेचर डिफरेंट है, और कोई भी थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं हो रहा है, और बाद में क्या होता है, कोई भी हमारा हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि इसमें यहां पर हीट का एक्सचेंज हो सकता है इस सिस्टम का सी वाले सिस्टम के साथ, इस सिस्टम का सी बी वाले सिस्टम के साथ। तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद टीए और टीसी का जो है टेम्परेचर बराबर हो जाता है। क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ टीए बराबर टीसी हो जाता है, सपोज करिए ये हो जाता है टी नॉट आफ्टर सम टाइम, ठीक है। और इसका जो है, इसका भी इसके साथ बराबर हो जाता है, इसका भी टेम्परेचर बराबर हो जाता है। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि टी बी जो हो जाता है वो भी हमारा टीसी हो जाता है, वो भी हमारा टी नॉट हो जाता है, ऐसा हो जाता है, ठीक है, ऐसा हो जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जब ये स्टेज पहुंचती है बच्चों, तो हमारा क्या होता है कि टेम्परेचर ऑफ सिस्टम ए इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बी इक्वल टू टी नॉट हो जाएगा, और यही बच्चों हमारा क्या है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मतलब क्या है, इसका जो स्टेटमेंट है वो आप सिंपल सा लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको नोट कर लीजिए, और वही है, इसमें कुछ नहीं है कि व्हेन, ठीक है, व्हेन टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम with another system, then both initial system will also be in थर्मल इक्विलिब्रियम। बस बच्चों यही है जीरोथ लॉ में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इनका कहने का मतलब है दो अलग अलग सिस्टम में है, अलग अलग टेम्परेचर पे है, और उनका आपस में हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो वो एक तीसरे सिस्टम से अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ये और ये हमारे अपने आप ही थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ये हमारा है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और इसका मतलब ये होता है कि टेम्परेचर इन तीनों का बराबर हो जाएगा थोड़े समय के बाद, और यही बच्चों हमारा है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ कि ये हमारा आज का वीडियो
यहाँ पर आकर के खत्म होता है, जिसमें मैंने आपको थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम और जो है पढ़ा दिया है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं था, सारी काम की बातें मैंने आपको बता दी। ठीक है, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स नंबर 00। उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन देके ये बताया है कि आपको ये जो है पूरा जो चैप्टर किस तरीके से पढ़ना है, और बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट जो है हमारा जो है वीडियो है, आप उसको देख लीजिएगा। वो आपको थर्मोडायनेमिक की स्टडी करने में बहुत हेल्पफुल जो है रहेगा। अगर आप उसको देखेंगे तो आपका होगा फायदा, अगर आप नहीं देखते हैं तो वो आपकी मर्जी। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ थर्मोडायनेमिक्स का, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।